नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है और शीत युद्ध के क्या कारण रहे थे। शीत युद्ध मोटा मोटी अपन पहले जान लें कब शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की जो परिस्थितियाँ थी, जिसमें मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो दो बड़े शक्ति के केंद्र उभर के आए थे, उन दोनों केंद्रों के मध्य एक तरीके का युद्ध जैसे वातावरण का निर्माण हुआ था। और वो वातावरण बना रहा लंबे समय तक। उसमें हालांकि युद्ध नहीं हुआ, पर युद्ध से पहले की जो भी कंडीशन होती है, जिसमें एक भय होता है, एक एक उत्तेजना होती है, वैचारिक संघर्ष होता है, एक दूसरे के प्रति खिलाफ प्रचार होता है, एक दूसरे को कमज़ोर करने के जो प्रयास होते हैं, वो सारे इन दोनों केंद्रों के द्वारा आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कार्य किए जाते रहे। तो इससे सारी कार्यों को या फिर जो परिस्थितियाँ, इनको मिला के शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध की संज्ञा अपन देखेंगे बाद में कि किन्होंने दी और कब दी। तो ये शीत युद्ध अपन समझ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो शक्ति केंद्रों के मध्य शीत युद्ध शुरू हुआ था। शुरुआत इन दोनों ने की थी, लेकिन साथ में इनके अन्य देश भी जुड़ गए थे। तो विश्व के बहुत से देश आपस में दो अलग अलग केंद्रों में जुड़ के दो अलग अलग गुट का निर्माण कर चुके थे। हालांकि बहुत से देश इन गुटों से अलग भी थे। तो इसे सशस्त्र शांति का युग कहा जाता है। सशस्त्र शांति का युग मतलब कहने को तो शांति का युग है, नहीं कोई युद्ध नहीं हुआ, इस वजह से इसे शांति का युग है, लेकिन सशस्त्र है। सशस्त्र मतलब शस्त्र भी थे दोनों देशों, दोनों गुटों के पास में, लेकिन फिर भी उनका प्रयोग नहीं किया गया, केवल शस्त्रों को बढ़ाते रहे। और शस्त्रों को बढ़ाने की भी एक होड़ बनी रही उनके बीच में। तो ये भी एक वजह रही कि तनाव बढ़ता गया। और जब तनाव बढ़ता भी है, जब एक राज्य या फिर एक केंद्र के द्वारा कोई नया शस्त्र बना लिया जाता है, जिससे जो शस्त्र दूसरे देश को के ऊपर भारी पड़ सकता है, तो दूसरे देश को अपनी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए भय पैदा हो जाता है। उससे बचने के लिए वो भी उसी जैसा शस्त्र या फिर उससे भी उन्नत तकनीक का कोई शस्त्र बनाने का प्रयास करता है। तो ये होड़ बनी रही। तो इसी वजह से इसे सशस्त्र शांति का युग कहा जाता है। शस्त्र होने की वजह से भी शांति स्थापित हुई थी। जैसे कि अपन जानते हैं, अगर दोनों देशों के पास परमाणु बम है, तो दोनों को ये पता था कि अगर इसका यूज किया गया तो दूसरा देश भी यूज कर लेगा और दोनों देश पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से किसी भी देश ने इसका प्रयोग करना ठीक नहीं समझा। अब अपन पढ़ेंगे शीत युद्ध। इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो अर्थ में जैसे आपको बताया कि एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा वातावरण था जिसमें एक दूसरे आमने सामने सेनाएं युद्ध नहीं कर रही थी, फाइटर प्लेन युद्ध नहीं कर रहे थे, कोई सी भी सेना युद्ध नहीं कर रही थी, यानी जिसको हॉट वार कहते हैं, वो उसमें परिवर्तित हुए बिना उससे पहले की परिस्थितियाँ थी। जैसे वैचारिक गिरना, वैचारिक मतलब एक दूसरे के विचारों को नापसंद किया जाना, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे विचार पैदा किए जाने तो पूरे विश्व में कि जिससे यूँ लगे कि हाँ ये फलां गुट है, ये कमज़ोर है, या फिर ये विश्व के लिए खतरनाक है, या फिर ये सही नहीं है, ये वाला गलत है, इससे जो भी। दूसरा राजनीतिक अविश्वास। राजनीतिक अविश्वास यानी जिसमें जो भी वहाँ की पॉलिटिक्स है, वो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करती है कि वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, वो अपने देश को पसंद नहीं करते हैं, अपने खिलाफ वो कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं। कूटनीतिक कूटनीतिक जोड़ तोड़ यानी ऐसी डिप्लोमेसी कूटनीति जिसको बोलते हैं, ऐसी यानी छुपी हुई नीति अपनाना, जिसमें दूसरे देशों के साथ मित्रता या फिर दुश्मनी रखी जाती है। वो उसकी वजह यही होती है कि दूसरा गुट या फिर जो भी दूसरा विपक्षी जो भी राज्य है, उसकी शक्ति को कमज़ोर किया जा सके। इसके अलावा सैनिक प्रतिस्पर्धा यानी जिसमें सैनिक हथियार या फिर सेना के सदस्य, इनकी वृद्धि किया जाना, या फिर दूसरे देश की सेना के साथ मित्रता की जानी, ताकि उसका प्रयोग किया जा सके। तो ये प्रतिस्पर्धा यानी आपस में कंपटीशन, जिसे दोनों ही गुट इसको बढ़ाने में लगे पड़े रहे। अगला जासूसी। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है सैनिक कार्यों को लेके, जिसमें पता किया जाता है कि दूसरे विपक्षी जो भी गुट है उसके पास कितनी तकनीक, किस तकनीक के हथियार हैं, वो कौन सी पॉलिसीज अपना रहे हैं, या फिर वो कब युद्ध करने की इच्छा रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। इस सब का फ़ायदा दूसरे देश को मिलता है, उस हिसाब से अपनी तैयारियां वो कर सकें।
फिर मनोवैज्ञानिक युद्ध जिसमें इस तरीके से अपनी जनता के मध्य या फिर दूसरे विश्व की दूसरी जनता या फिर दूसरे गुट की जनता के बीच में जाके इसे प्रचार किया जाता है, जिससे उनका मनोबल टूट जाए, उनको यूँ लगे कि उनकी सरकार उनका बचाव नहीं कर सकेगी। तो जब ये अव्यवस्था फैलती है तो वहाँ की जो भी जनता है वो उस सरकार को बदलने का प्रयास करती है, और ऐसे बदलाव वाली कंडीशन जो भी हैं, बीच में सरकारें जो गिरती हैं, उस परिस्थिति का लाभ दूसरे देश को आसानी से मिल सकता है। तो ये सारी जो भी कार्य थे ये शीत युद्ध के अंदर शामिल होते हैं। अब अपन देखते हैं कि शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये इसमें लिखा हुआ है 16 अप्रैल 1947। अपने को 16 अप्रैल याद रखने की जरूरत नहीं, 1947 नॉर्मली याद रख लें, जो अपने देश की आज़ादी का वर्ष था। उसमें बर्नार्ड बारूच, जो दक्षिण कैरोलिन, जो अमेरिका में एक छोटा राज्य है, वहाँ की विधानमंडल में, जैसे अपने राजस्थान के विधानमंडल में किसी ने भाषण दिया हो, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अपन इस समय शीत युद्ध की कंडीशन में है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है। तो मतलब सेनाएं मतलब जो शत्रु होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक भी हैं और दूर भी हैं। किस वजह से? क्योंकि वो प्रचार या जो भी तंत्र है उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। तो शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध किसी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी। अब मुख्य बात ये आती है कि क्या इसकी वजह क्या थी, क्यों दोनों गुट एक दूसरे के विरुद्ध ऐसा कर रहे थे। तो पहले भी अपने बात की है कि दोनों देशों में अलग अलग राज व्यवस्थाएँ थी। राज व्यवस्थाएँ यानी शासन को चलाए जाने के अलग अलग तरीके होते हैं। शासन अपने को पता है, शासन का मुख्य कार्य होता है देश में जो भी नागरिक हैं या संसाधन हैं उनका उपयोग इस तरीके से किया जाए जिससे देश का विकास होता रहे, देश के व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की चीज़ें मिलती रहें और उनको आगे के भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भी संसाधनों का विकास किया जा सके। तो संसाधनों का उपयोग किस तरीके से किया जाए, इसका बेस्ट उपयोग कैसे हो, इसी के ऊपर अलग तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई होती हैं। तो 3 तरीके की सामान्य व्यवस्थाएं पूरे विश्व में दिखाई देती हैं। वो तीनों हैं साम्यवादी, पूंजीवादी और समाजवादी। साम्यवादी व्यवस्था वो जिसमें सारे संसाधनों पर नियंत्रण या फिर उनका उपयोग किस तरीके से किया जाना है इसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, यानी राज्य जिसको बोल सकते हैं। तो राज्य ही कंट्रोल करता है सारे संसाधनों पे, यानी सारे ज़मीन हैं, सारे गाड़ियाँ हैं, सब कुछ जो भी परिवहन संसाधन जो भी हैं सारे के सारे राज्य के माने जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था वो जिसमें वहाँ के देशों ने ये सोचा हुआ था कि साम्यवादी तरीके से अच्छे से संसाधनों का नियंत्रण या फिर उपयोग नहीं हो पाता। सबसे अच्छा उपयोग तभी हो पाता है जब जनता के हाथ में खुद संसाधन दे दिए जाएं और इनमें आपस में कंपटीशन रखा जाए। तो ये व्यवस्था पूंजीवादी होती है जिसमें सारे संसाधन लोगों में बांट दिए जाते हैं। लोग अपने हिसाब से अपने कंपटीशन के हिसाब से उनको मैनेज करते रहते हैं, जैसे जिसको निजीकरण भी कहा जाता है, यानी जैसे सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ के देश में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं। संसाधनों का उपयोग कैसे होता है, सारे कम्पिटिटिव रेट्स रखते हैं और अच्छे उपकरण रखते हैं। तीसरा होता है समाजवादी व्यवस्था वो जिसमें इन दोनों व्यवस्थाओं के अच्छे अंशों का उपयोग किया जाता है या फिर उनके मध्यम मार्ग इनका कह सकते हैं, जिसमें कुछ संसाधनों का नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता है और कुछ संसाधनों का नियंत्रण जनता द्वारा किया जाता है। तो तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल है। साम्यवादी का मुख्यतः आज के समय अपन प्रणेता देखें तो रूस है और बहुत हद तक चीन भी है। पूंजीवादी का यूरोपियन देश, अमेरिका वगैरह सब इसमें शामिल हैं। और समाजवादी व्यवस्थाएं भी अपनाई हुई हैं जिसमें अपने देश के एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं अपने देश में समाजवादी व्यवस्था है, यानी यहाँ पे अपन देखें तो वही सेम चीज़ सरकारी तंत्र में भी वो शामिल है और निजी लोगों के पास में उसका स्वामित्व है। वैसे जैसे कि हॉस्पिटल हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल भी हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। दोनों का फ़ायदा क्या है, सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इलाज मिलने की पूरी गारंटी होती है, और प्राइवेट का फ़ायदा अपन यूँ देख सकते हैं कि वहाँ की जो मशीनें हैं या फिर वहाँ के इलाज की गुणवत्ता है वो ज़्यादा बेहतर हो पाई है कंपटीशन की वजह से। तो दोनों ही संस्थाएं यहाँ पे काम करती हैं तरीके की। अब अपन आगे देखेंगे कि बहुत से लोगों ने इसकी परिभाषाएं बताई हैं अपने लिए। इम्पोर्टेंट जवाहरलाल नेहरू की बनती है अपने प्रधानमंत्री होने की वजह से। उनकी जो परिभाषा थी
शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। इसका मतलब समझेंगे। शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन, पुरातन यानी पुराना शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। तो शक्ति संतुलन की अवधारणा पहले समझते हैं क्या होती है। शक्ति संतुलन यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें जो शक्तियां हैं, शक्तियों का मतलब अपन समझेंगे राज्यों के पास शक्ति होती है, हर राज्य को एक शक्ति मान सकते हैं। तो इन राज्यों की शक्तियों में कैसे संतुलन हो, तो वो संतुलन, शक्ति संतुलन की क्या अवधारणा होती है कि जब सारे राज्य एक साथ एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं और आपस में युद्ध नहीं करते हैं, संतुलित होती है उनकी शक्ति, एक दूसरे से नियंत्रित होती है। तो वो शक्ति संतुलन की स्थिति थी। तो पहले अलग तरीके से संतुलन हुआ था पहले, मतलब विश्व युद्ध से पहले। तब अलग अलग छोटी छोटी शक्तियाँ थी और सब आपस में बराबर थी एक दूसरे के, तो सब आपस में युद्ध नहीं कर रही थी। अब शक्ति संतुलन बदल गया क्योंकि वो शक्तियाँ छोटी छोटी वो ख़त्म हो गई। अब नई शक्तियाँ बड़ी उभर के आई, वो थी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन दोनों में संतुलन स्थापित होने से पहले की ये कंडीशन थी कि एक दूसरे से संतुलन स्थापित हो रहा है। उससे पहले एक दूसरे से थोड़ा बहुत जो संघर्ष देखने को मिलता है, तो वो अवधारणा थी, उसका नया रूप है। यानी वो वैसी कंडीशन जो पहले थी अब वो नए तरीके से स्थापित हो रही थी। तो इस वजह से शीत युद्ध चल रहा था। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। विचारधाराओं मतलब विचारों की धारा, मतलब दो अलग अलग तरीके के विचार की व्यवस्था अलग अलग देशों में थी। विचार दो अलग किस वजह से थे, वहाँ साम्यवादी व्यवस्था थी सोवियत संघ में और वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था। तो साम्यवादी व्यवस्था को पसंद करने वाले लोग सोवियत संघ में रहते थे और पूंजीवादी व्यवस्था को पसंद करने वाले लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। तो दो अलग अलग व्यवस्थाओं को पसंद करने वाले लोगों के बीच का विचारों का संघर्ष जो सामान्य तय शीत युद्ध की वजह मानी जाती है, वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं मानी थी। उन्होंने कहा ये दोनों शक्तियों का आपसी संघर्ष है, उनके अपने इंटरेस्ट यानी उनके अपने जो स्वार्थ हैं उनको पूरा करने के लिए इन देशों ने शीत युद्ध प्रारंभ कर रखा है और दूसरे देशों को भी अपने गुटों में शामिल कर रखा है। यानी उनका कहना था कि ये मुख्यतः इन दोनों देशों का अपना स्वार्थ है, अपना शक्ति या संसाधन बढ़ाने का स्वार्थ है, न कि वैचारिक संघर्ष है। वैचारिक संघर्ष ये दुनिया को बताने के लिए है कि हम विचारधारा अलग अलग हैं, इस वजह से संघर्ष है, ये वजह ये नहीं थी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे शीत युद्ध के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन अपने से पूछा जाए शीत युद्ध के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो मुख्य लक्षण ये था कि दो सिद्धांतों का ही नहीं, दो शक्तियों का भी संघर्ष था। यानी दो सिद्धांतों का ही वजह नहीं थी, वैचारिक संघर्ष था। दो अलग तरीके की शासन व्यवस्थाएं थी, उनका तो था ही, लेकिन साथ ही दो बड़े देशों का भी संघर्ष था। दूसरा, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था। ये वाक युद्ध था। प्रचार का महत्व क्यों था, क्योंकि सिद्धार्थ युद्ध करने से बच रहे थे और जितना ज़्यादा प्रचार ये कर पा रहे थे उतने देशों को अपनी तरफ ये जोड़ पा रहे थे और उसका फ़ायदा उन्हें मिलना ही था। तीसरा है कि शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक गुप्तचरी प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियाँ स्थापित कर रही थी, किस वजह से, अपनी स्थितियाँ मजबूत करने के लिए। चौथा है दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। ये अपन पढ़ ही चुके हैं। ये गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। गर्म युद्ध से अधिक भयानक क्यों था, क्योंकि गर्म युद्ध जो हॉट वार है जिसमें सेनाएं आमने सामने लड़ती हैं, वो बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ सकती, थोड़े समय तक के लिए लड़ती हैं और उसके बाद में शांति स्थापित हो ही जाती है युद्ध के पश्चात। तो एक तरीके से अपन यूँ कह सकते हैं रोज़ रोज़ की लड़ाई ज़्यादा अपने इंसानी जो प्रकृति है उसके लिए उसके विपरीत जाती है, न कि एक दिन का युद्ध। इसके बाद में छठे नंबर का ऐसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया है। यानी कि हमेशा से, यानी कि पीढ़ियाँ के पीढ़ियाँ आ गई, हर 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। यानी इतने सालों तक चला कि 2-3 पीढ़ियाँ केवल आपसी उस समय में जो भी जन्मी कि इसी विचारों में रह गई कि ये सोवियत संघ अमेरिका का दुश्मन है और अमेरिका सोवियत संघ का दुश्मन है, और सभी के दिमाग में यही युद्ध किसी कंडीशन बनी रही। इसके बाद में अपन देखेंगे शीत युद्ध की प्रकृति, उसमें अपने पढ़ चुके हैं इसमें क्या क्या कार्य किया गया, यानी प्रकृति क्या थी शीत युद्ध में, ऐसा हुआ क्या उस समय। तो अपने को पता है जासूसी की गई थी एक दूसरे के खिलाफ, प्रचार प्रसार किया ही गया था एक दूसरे के खिलाफ कि ये देश सही नहीं, ये देश विश्व की शांति के लिए खतरनाक है। ऐसे जो भी शस्त्रीकरण हुआ, यानी दोनों गुटों ने आपस में शस्त्र बढ़ाए थे। सैनिक गुटबंदी, यानी इन
दोनों देशों ने अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना जो पाला जिसको कह सकते हैं, दूसरे देशों के साथ गुटबंदियाँ की थी, दूसरे देशों के साथ कम से कम सैनिक संधियाँ तो की थी कि अगर कुछ भी युद्ध होता है तो वो उसकी सेनाएं इनकी सहायता करेंगे। तो ये सारी कंडीशन ये जो होती है इसकी प्रकृति मानी जाती है, और इसमें ये अपने को पता ही है कि आपस में सीधा वार के बजाय वैचारिक संघर्ष ही रहा था। अब अपन पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण, यानी क्या वजह थी कि शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। ये अपन जानते हैं कि शीत युद्ध विश्व युद्ध के जो हुआ था उसके अंदर जो धुरी राष्ट्र थे इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों एक तरफ थे, बाकी के सारे जो देश थे वो मित्र राष्ट्र कहलाते थे जो इनके खिलाफ लड़े थे, यानी इटली, जर्मनी और जापान के खिलाफ। यानी विश्व युद्ध के अंदर सोवियत संघ अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के अंदर एक साथ लड़ने वाले राष्ट्र युद्ध पूरा होने के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो इसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, तो मुख्यतः अपन सारी परिस्थितियाँ युद्ध के समय के अंदर मिलेंगी, और कुछ और जो वजह हैं वो भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे। पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण यानी कि युद्ध से पहले ही ऐसी कंडीशन बन चुकी थी एक दूसरे के विरोध वाली। वो किस वजह से कि 1917 में रूस जो देश है उसके अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति वो क्रांति थी जिसमें शासन व्यवस्था को बदल के सरकारी तंत्र के द्वारा पूरे संसाधनों पर अधिकार कर लिया गया था, यानी वो राज्य व्यवस्था का वो तरीका जिसमें साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई थी। जब ये व्यवस्था स्थापित हुई उसी समय से जो यूरोप और अमेरिका थे वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था थी, उनको ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगी कि जिसमें सरकार द्वारा इसे नियंत्रण किया जाता है। उनको तभी से खटक रहा था, तो वो तभी से इसको कमज़ोर करने में जुटे हुए थे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार पूरा नियंत्रण रखती है उसमें कहा जाता है कि अगर उसका नियंत्रण ज़्यादा मजबूत हो तो वो ज़्यादा विकास कर पाती है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता देती नहीं, उनसे ज़्यादा काम करवाना, उनको कम परिश्रम जो मूल्य है वो देना है, उससे ज़्यादा फायदा होता है। जैसे चीन में अपन इस समय देख सकते हैं। इस वजह से उसी समय से इनकी शत्रुता का भाव रखते थे। दूसरा जो कारण था वो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चा होता है युद्ध में लड़ने के एक जगह, यानी कहाँ से युद्ध लड़ा जा रहा है। जैसे एक सेना आमने सामने लड़ रही हैं तो वो वहाँ का मोर्चा कहलाता है। तो जर्मनी उस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, तो जर्मनी युद्ध कर रहा था, सोवियत संघ पे आक्रमण कर दिया था। तो सोवियत संघ से जब जर्मनी युद्ध कर रहा था रूस के ऊपर, तो रूस कमज़ोर हो रहा था एक बार, तो उसने पीछे से ब्रिटेन और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो जर्मनी की दूसरी साइड में देश स्थापित हैं, तो उनको कहा था कि आप पीछे से जर्मनी पे अटैक करें ताकि मैं थोड़ा इधर मेरा बचाव कर सकूँगी। किसी भी देश पे दोनों तरफ से अगर अटैक होगा तो वो उसकी सेनाएं दो हिस्सों में बटेंगी, और दो हिस्सों में बटने से वो थोड़ा कमज़ोर होने की संभावना बनती है। पर सोवियत संघ की इस डिमांड का कई महीनों तक ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको माना नहीं, उसको टाल मटोल करते रहे। तो इतने दिनों में, महीनों का मतलब बहुत दिन निकलने का मतलब कि उस समय 1-2 महीने में विचार ये बन गया पूरे सोवियत संघ में कि अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ के खिलाफ हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वजह मानी जाती है इस शीत युद्ध शुरू होने की। तीसरा था युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद क्या उद्देश्य थे इन दोनों देशों के, उनमें फ़र्क था। तो युद्ध के बाद में मुख्यतः अमेरिका का मेन टारगेट ही था कि जर्मनी ख़त्म हो चुका है, अब इम्पोर्टेंट जो विश्व में है वो सोवियत संघ बचा है, तो उसे कमज़ोर करना वो चाहता था। ये उसका उद्देश्य ही बन गया था अपने आप में। अपने आप को सर्वोपरि तभी हो सकता था जब सोवियत संघ कमज़ोर होता, तो ये उसका उद्देश्य था। जब ये उद्देश्य होगा तो शीत युद्ध होने की संभावना बनेगी। चौथा है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा समझौता 1945 में 3 देशों ने किया था, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने। तो अमेरिकन प्रधानमंत्री रूजवेल्ट और जो स्टालिन थे वो रशियन प्रेसिडेंट थे, और चर्चिल थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन तीनों ने मिलकर याल्टा सम्मेलन किया था 1945 में। इसलिए किसको लेकर, पोलैंड को लेकर यह समझौता किया गया था कि पोलैंड का शासन व्यवस्था कौन चलाएगा, इस पर नियंत्रण कौन स्थापित करेगा। तो इन्होंने सब समझौता किया था वो ये था कि थोड़े दिनों के लिए पोलैंड पे नियंत्रण स्थापित करेंगे तीनों मिलके, फिर धीमे धीमे तीनों हट जाएंगे। लेकिन फिर ये देखा गया पोलैंड सोवियत संघ के पास का देश है, तो
ब्रिटेन और अमेरिका वहाँ से पीछे हटे, क्योंकि वो थोड़े दूरी पे थे, तो उस पर नियंत्रण स्थापित रख भी नहीं सकते थे। वो थोड़े उनसे दूरी थी, उनके देश की आपस में सीमा नहीं टच होती थी, जबकि रसिया की सीमा टच होती थी। तो रसिया ने वहाँ से हटना स्वीकार नहीं किया और रसिया ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस वजह से भी ब्रिटेन और जो अमेरिका हैं वो इसके खिलाफ हो गए थे। फिर पाँचवा, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, यानी बाल्कन समझौता जो किया गया था उसको भी सोवियत संघ ने तोड़ा था। बाल्कन समझौता अक्टूबर 1944 में किया गया था। बाल्कन प्रदेश बोला जाता है, यूरोप के जो बीच के जो देश हैं ना, वो जो क्षेत्र है उसको बाल्कन प्रदेश कहा जाता है। इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे हंगरी, यूगोस्लाविया, ये जो जो छोटे छोटे बुल्गारिया, रोमानिया, जो भी छोटे देश हैं ना, उनको बाल्कन प्रदेश कहा जाता है। ये बाल्कन प्रदेश वजह बना था प्रथम विश्व युद्ध की। इसी प्रदेश के जो राज्य थे, इन पे कौन कौन से राज्यों पे किस किस का नियंत्रण स्थापित होगा, इसको लेकर समझौता किया गया था। तो यूँ ब्रिटेन ने कहा था कि इन देशों पे मेरा शासन होगा और दूसरे देशों पे आप कर लेना नियंत्रण। तो उस हिसाब से इन्होंने किया था समझौता, जिसको भी सोवियत संघ ने ठुकरा दिया था, लास्ट में अपना ही नियंत्रण स्थापित रखा था। चौथे नंबर पे ईरान से सोवियत सेना का हटाया जाना। ईरान अपने को पता है, भारत और फिर आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे नेक्स्ट ईरान जो प्रदेश पड़ता है, वहाँ पर भी सोवियत संघ की सेनाएं चली गई थी, उन पर नियंत्रण स्थापित रखा था और वहाँ से हटाई नहीं गई। इस वजह से भी अमेरिका और ब्रिटेन से नाराज़ थे। फिर सातवें नंबर पर यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अपन इन जो सारे कारण देखेंगे उसमें अपने को नज़र आएगा कि सोवियत संघ ज़्यादा आक्रमणकारी था या फिर ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था। इस ये भी वजह थी। उस समय माना भी जा सकता है सोवियत संघ की अपनी विस्तारवादी नीतियाँ इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो साम्यवाद का विस्तार करना चाहता था। तो अपन उस समय मान सकते हैं कि सोवियत संघ की वजह ज़्यादा रही थी। लेकिन कहीं से भी अमेरिका और ब्रिटेन या फिर यूरोपियन जो बाकी देश थे गुट था, उनके अपने हित थे, इन वजह से वो इसका विरोध कर रहे थे। तो यूनान में भी वैसे ही सोवियत संघ का हस्तक्षेप था। तो 1944 समझौते के हिसाब से यूनान ब्रिटेन के कंट्रोल में जाना था, लेकिन यूनान के पास के जो भी देशों में वहाँ पे सोवियत संघ का जो शासन स्थापित हो चुका था, तो वहाँ से वो वहाँ के जो साम्यवादी विचारों को पसंद करने वाले लोग थे, उनका सपोर्ट करके वो यूनान में वहाँ की सरकार गिराना चाहते थे। तो इस सपोर्ट का ब्रिटेन को पता चल गया था, तो इस वजह से ब्रिटेन वहाँ और अमेरिका इससे नाराज़ हो चुके थे। फिर तुर्की जिसको बोलते हैं, टर्की भी ईरान और यूनान के बीच का प्रदेश है। टर्की सोवियत संघ के बॉर्डर के पास लगता है, तो वहाँ पे भूमध्य सागर टर्की के बॉर्डर से लगता है। तो भूमध्य सागर में नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहाँ पे एक सैनिक अड्डा और नाविक अड्डा बनाने की सोवियत संघ ने सोचा, तो उसका भी विरोध ब्रिटेन और अमेरिका ने किया, क्योंकि उनको पता था वहाँ पे जो भी सैनिक अड्डा या नाविक अड्डा बन जाएगा तो ये भूमध्य सागर पे रशिया का नियंत्रण हो जाएगा, तो वो वहाँ पे बढ़ने से रोकना चाहते थे। फिर अगला अणुबम का आविष्कार। अणुबम का आविष्कार यानी परमाणु बम के आविष्कार होने लग गए थे। सबसे पहले अपने को बताया अमेरिका ने बनाया था, हिरोशिमा में, नागासाकी में जो यूज किया था। लेकिन उसके बाद में तुरंत बाद में सोवियत संघ ने भी इसका निर्माण कर लिया था। उसके बाद में ब्रिटेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये विश्व युद्ध के समय था, जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया, उस समय तक सोवियत संघ को पता ही नहीं था कि अमेरिका ने ऐसे परमाणु बम बना रखा है, जबकि ब्रिटेन को ये बताया हुआ था। ब्रिटेन को ऐसी तकनीक भी बताई, तो सोवियत संघ उसे नाराज़ हुआ कि अपन एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं, अपने को इतनी बड़ी चीज़ से अवगत नहीं कराया मुझे। तो इस वजह से वो नाराज़ हो गया, उससे डर हुआ कि ये इसका यूज उसके खिलाफ भी कर सकते हैं। फिर 10वें नंबर का है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। तो सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान किया गया। वहाँ की जो जासूसी एजेंसी हैं उनके द्वारा वहाँ अमेरिका के लोगों के मध्य जाके ये प्रचार किया गया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पे चल रही है वो ज़्यादा सही नहीं है। इसकी वजह साम्यवादी व्यवस्था में ज़्यादा लोगों को समानता है, लोगों को ज़्यादा वो लाभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसे प्रचार अभियान उसके खिलाफ किए गए थे, तो इससे भी अमेरिका उससे चिढ़ गया था। फिर 11 नंबर पे पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। जैसे रशिया प्रचार कर रहा था, वैसे ही पश्चिमी देश भी प्रचार कर रहे थे। कहीं ऐसा नहीं था कि एक तरफ ही सब कुछ हो रहा था। तो इस प्रचार अभियान में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है चर्चिल का फुल्टन भाषण। चर्चिल का
फुलटन भाषण जो कब दिया गया? 5 मार्च 1946। छोटा क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, तारीख याद कर लेना। फुलटन भाषण से पूछा जाएगा फुलटन भाषण कब दिया गया और किसने दिया। तो फुलटन भाषण कब दिया गया? 5 मार्च 1946। किसने दिया? चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये भाषण क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भाषण में क्या कहा था कि पूरे यूरोपियन महाद्वीप में एक लौह आवरण छा गया है। तो यूरोपियन महाद्वीप में लौह आवरण मतलब एक ऐसा आवरण जो जिसको तोड़ा ना जा सके, जो लोहे जितना मजबूत हो। और ये आवरण किसने छाया? जैसे कि पूरे महाद्वीप पे बादल छा गए हैं, यानी ढक लिया हो जैसे महाद्वीप को, तो वो ढकने वाला देश कौन सा है? वो है सोवियत संघ, जिसने अपने साम्यवादी व्यवस्था से इसको ढक लिया है। वो अपने मतलब जद में अपने कंट्रोल में ले लिया है। और अगर इस बादलों को हटाना है, ये जो ऊपर आए हुए जो समस्या है, इसको अगर दूर करना है तो अपने को तो आगे उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित कर रखने और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल और अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। यानी स्वतंत्रता के लिए अगर लोगों को स्वतंत्र रहना है, वो ये मानता था कि सोवियत संघ की जो व्यवस्था है उसमें लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो अगर यूरोप के देशों को स्वतंत्रता बनाए रखनी है और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा करनी है, मतलब धर्म का भी साथ में पुट रखते ही थे, तो एक आंग्ल अमेरिकी, आंग्ल यानी अंग्रेजी, जो ब्रिटेन और अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। तो इस भाषण का बहुत असर हुआ था। उसके बाद से अमेरिका ब्रिटेन की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। चर्चिल ने फुलटन भाषण दिया था, फुलटन जगह में दिया था। तो फुलटन भाषण 5 मार्च 1946 को दिया गया था। अब अपन पढ़ेंगे कि एक मार्शल योजना भी आई थी। मार्शल योजना क्या थी? ये अमेरिका के द्वारा सहायता देने की थी, जिसमें इटली और तुर्की वगैरह इन देशों को, बाकी और भी जो छोटे देश थे यूरोप के, जो सोवियत संघ के कंट्रोल में आते जा रहे थे वहाँ, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, तो उनको सहायता देने के लिए कि ताकि वहाँ की सरकारें अपना काम चलाती रहें और उनके कंट्रोल में ना जाएँ, क्योंकि सोवियत संघ के द्वारा भी उधर आक्रमणकारी नीतियाँ या फिर कोई भी लोभ वगैरह ऐसे दिए जा रहे थे पैसे को, तो उनकी तरफ जाने की संभावना बन रही थी। तो मार्शल योजना के द्वारा ऐसा एक प्लान बनाया गया था जिसमें इन देशों को सहायता दी गई थी। अब अगला बिंदु आता है बर्लिन की नाकेबंदी। नाकेबंदी यानी जिसमें रोड पे जैसे नाका लगा दिया जाता है ना, रोड को रोक दिया जाता है, वैसे ही बर्लिन को रोक दिया गया था। तो बर्लिन जो शहर था, तो बर्लिन पे पहले यूरोपियन देशों, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया तीनों का कंट्रोल था, लेकिन फिर धीमे धीमे ये बात हुई थी कि इससे अपन सारे कंट्रोल हटा लेंगे, लेकिन सोवियत संघ ने कंट्रोल नहीं हटाया और उसके पूरे शहर पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसे बर्लिन की नाकेबंदी कहा जाता है। तो ये भी एक वजह बनी थी शीत युद्ध की। फिर अंतिम बिंदु है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। तो वीटो क्या होता है? वीटो यानी वो शक्ति जिसमें उस व्यक्ति की पसंद का महत्व इतना ज़्यादा होता है कि दूसरों के व्यक्तियों का विरोध का कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अभी क्लास बंद करनी है और अगर स्टूडेंट्स के हाथ में ऐसा कोई पावर ना दिया गया हो कि वो उस क्लास को आगे फिर भी चला सकें, तो ये माना जाएगा कि वो शक्ति मेरी वीटो शक्ति है, यानी मैंने ना कह दिया तो फिर ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें 5 जो शक्तिशाली जो परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से ये नियम बनाया गया है कि अगर एक देश ने भी कोई भी प्लान है उसको अगर ना कह दिया तो वो प्लान आगे उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। तो सोवियत संघ द्वारा बार बार ऐसे ना की गई थी। जब भी कोई नई नीति या नया कोई कार्य करने की सोचा जाता, तो बार बार ऐसे ना कर करके सोवियत संघ की व्यवस्था को बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। कोई भी काम करने नहीं दिया जा रहा था सोवियत संघ द्वारा। इस वजह से भी यूरोपियन देश हैं या अमेरिका हैं, वो इसके खिलाफ हो चुके थे। तो ये सारे बिंदु हैं जो शीत युद्ध का कारण बने थे। मुख्य वजह इन दोनों देशों के वैचारिक संघर्ष मान सकते हैं, प्लस इन दोनों के हित या इंटरेस्ट या उनकी क्या स्वार्थ था कि दोनों अपने आप को पूरे विश्व में एक अकेली महाशक्ति बनाना चाहते थे। और वजहें बहुत रही। विश्व युद्ध के अंदर ही इन द्वारा इनका सपोर्ट नहीं किया गया था। अमेरिका और इन दोनों देशों के बीच में आपस में अनबन रही थी। तो ये आगे स्थिति पहले से शुरुआत हो चुकी थी, जो आगे बननी ही थी।